नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी द्वारा किए गए पहले आक्रमण के 1000 साल पर आज एक ब्लॉग लिखा है। ये ब्लॉग जहां सनातन के स्वाभिमान को नमन कर रहा है, वहीं उन्होंने 1951 में सोमनाथ के जीर्णोद्धार समारोह पर पंडित नेहरू के विरोध का जिक्र भी किया। 1951 में सोमनाथ मंदिर के समारोह में जाने से पहले राष्ट्रपति राजेंद्र प्रसाद को रोकने की नेहरू की कोशिश कोई नया तथ्य नहीं है। इसके प्रमाण खुद नेहरू आर्काइव्स में है। लेकिन आज प्रधानमंत्री मोदी का ब्लॉग सोमनाथ की राजनीति को नए सिरे से गरमा गया है। बीजेपी ने भी सोमनाथ पर आक्रमण को लेकर पंडित नेहरू पर इतिहास के कुछ तथ्य छिपाने का आरोप लगाया। सवाल यह है कि क्या सोमनाथ मंदिर सनातन पर सियासी लड़ाई का नया फ्लैश पॉइंट है, क्योंकि सरकार सोमनाथ पर साल भर चलने वाला स्वाभिमान पर्व मनाने जा रही है। प्रधानमंत्री के ब्लॉग के बाद कांग्रेस की प्रतिक्रिया है कि सरकार असली मुद्दों से भाग रही है। लेकिन सवाल है कि क्या राम मंदिर के बाद सोमनाथ के मंदिर पर कांग्रेस घिरेगी? सोमनाथ नेहरू पर घात। आज हल्ला बोल में इसी पर करेंगे चर्चा, लेकिन पहले ये रिपोर्ट देखिए। 1026 में 1000 वर्ष पहले सोमनाथ पर हुए पहले आक्रमण वहां के लोगों के साथ की गई क्रूरता और विध्वंस का वर्णन अनेक ऐतिहासिक स्रोतों में विस्तार से मिलता है। जब इन्हें पढ़ा जाता है तो हृदय कांप उठता है। साल 2026 सोमनाथ मंदिर पर 1000 साल पहले महमूद गजनवी के आक्रमण के घाव ताजा कर गया है। लेकिन जहां सोमनाथ की लूट के खिलाफ सनातन के 1000 वर्षों के संघर्ष की बात है, तो वहीं सोमनाथ पर सियासी लड़ाई नए सिरे से शुरू हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में उन आरोपों को नए सिरे से दोहराया है कि पहले प्रधानमंत्री पंडित नेहरू सोमनाथ के जीर्णोद्धार के सरकारी प्रयासों के खिलाफ थे। 11 मई 1951 को सोमनाथ में भव्य मंदिर के द्वार श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए गए। उस अवसर पर तत्कालीन राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद उपस्थित थे। महान सरदार साहब इस ऐतिहासिक दिन को देखने के लिए जीवित नहीं थे, लेकिन उनका सपना राष्ट्र के सामने साकार होकर भव्य रूप में उपस्थित था। तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू इस घटना से अधिक उत्साहित नहीं थे। वो नहीं चाहते थे कि माननीय राष्ट्रपति और मंत्री इस समारोह का हिस्सा बने। उन्होंने कहा कि इस घटना से भारत की छवि खराब होगी, लेकिन राजेंद्र बाबू अडिग रहे और फिर जो हुआ उसने एक नया इतिहास रच दिया। सोमनाथ मंदिर पर प्रधानमंत्री का यह ब्लॉग साल भर चलने वाले सोमनाथ स्वाभिमान पर्व की शुरुआत के पहले आया है। प्रधानमंत्री मोदी 11 जनवरी को सोमनाथ मंदिर के दर्शन के लिए जाएंगे। 8 से 11 जनवरी के बीच सोमनाथ में कई आध्यात्मिक और सामाजिक कार्यक्रम होने हैं। सोमनाथ मंदिर के बहाने कांग्रेस पर बीजेपी के सियासी निशाने नए नहीं हैं। लेकिन जब सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण के 1000 साल होने पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने ब्लॉग के जरिए पंडित नेहरू की भूमिका की बात की, तो बीजेपी इतिहास का ये चैप्टर भी खोल बैठी। इतिहास में पढ़ाया जाता है कि साहब जो कुछ मोहम्मद गजनी ने किया सोमनाथ पे, वो तो केवल पैसा लूटने के लिए किया था। उसका कोई धार्मिक भावना से लेना देना नहीं था। इसका स्रोत कहां से आता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की डिस्कवरी ऑफ इंडिया। वो कहते हैं महमूद वॉज फार मोर ए वॉरियर देन ए मैन ऑफ फेथ। यानी वो कोई धार्मिक उन्मादी नहीं था, वो तो पैसा कमाने के लिए आया था और उसके लिए भारत में आकर सिर्फ पैसा प्राप्त करना ही उसका उद्देश्य था। यह सारी थ्योरी डिमोलिश्ड जो उसी में लिखी हुई है, मगर इतिहास को कैसा डिस्टॉर्ट किया गया। सोमनाथ मंदिर का इतिहास गुजरात समेत पूरे देश के हिंदुओं को पीड़ा देने वाला है और ऐसे में नेहरू पर बीजेपी के इस नए हमले ने विपक्ष के लिए असहज स्थिति खड़ी की है। इसका जवाब तो हमारी नेता प्रियंका गांधी जी ने लोकसभा में उस दिन दिया कि ये टुकड़े टुकड़ों में आप जो नेहरू जी को याद करते हैं, उसकी बजाय
1 दिन, 2 दिन, 3 दिन आप लोकसभा में चर्चा कर लीजिए। जितने नेहरू जी के खिलाफ आपको बातें बोलनी आप बोल दीजिए, कांग्रेस पार्टी एक एक का जवाब दे देगी। फिलहाल आप भारत के प्रधानमंत्री हैं, दिल्ली में आप भी इसी जहरीली हवा में सांस ले रहे हैं। अंकिता भंडारी को न्याय को लेकर लोग सड़कों के ऊपर उतरे हैं। ट्रंप भारत के प्रधानमंत्री को अपशब्द की तरह से बातचीत कर रहे हैं। इस सब पे प्रधानमंत्री को लिखना चाहिए। मोदी जी से कहूंगा कि नेहरू जी ने हर काम रोका है। नेहरू जी ने यह भी रोक दिया है कि दुनिया से आज अलग थलग हो गए। भारत का कोई ऑल वेदर फ्रेंड कंट्री नहीं रह गई है। नेहरू जी ने रोका है क्या ये सब? क्या सारा इनकी स्कीमें जो फेल हुई है, जो 2 करोड़ रोजगार देने का प्रतिवर्ष है, काला धन लाने का है, किसानों की इनकम डबल हो जाने वाली है, सब स्मार्ट सिटी, सब नेहरू जी ने रोका है। तो एक ही बार में भड़ास निकाल दें। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद की लड़ाई में कांग्रेस अक्सर बीजेपी के निशाने पर आई है। राम मंदिर से लेकर अब सोमनाथ मंदिर तक बार बार कांग्रेस पर बीजेपी ने हमला बोला है। क्या कांग्रेस समेत विपक्ष के पास बीजेपी की इस रणनीति का कोई कारगर जवाब है? ब्यूरो रिपोर्ट आज तक। आइए इसी मुद्दे पर चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ सांसद भारतीय जनता पार्टी के सुधांशु त्रिवेदी जी इस मुद्दे पर जुड़ गए हैं लाइव। अभय दुबे प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी के, आशुतोष राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, हर्षवर्धन त्रिपाठी वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। आपके साथ सुधांशु जी शुरुआत कर रही हूं। वो कह रहे हैं असल मुद्दों से भटकाने के लिए आप ये मुद्दा सोमनाथ मंदिर का उठा रहे हैं और नेहरू की गलतियों पर एक दिन अलग से बहस कर लीजिए, 3 दिन। ये प्रियंका वाड्रा गांधी ने भी बोला था संसद में। कह रहे एक बार में करके खत्म कीजिए। कब तक नेहरू की गलतियों के आधार पर देश को चलाएंगे 2025 में, 26 में? अब तो मैं भी कहना चाहता हूं, नेहरू के परिवार को आप 100 साल से चला रहे हैं और लगातार असफल होने के बाद भी चला रहे हैं, और हमसे कह रहे हैं नेहरू की बात को खत्म कर दीजिए। आप भी नेतृत्व खत्म करिए, हम भी बात खत्म करते हैं। बड़ा गजब है साहब। आप तो नेहरू गांधी का खूब रोना रोते रहेंगे, फिर कहेंगे और जब नेहरू जी का सिलेक्टेड वर्क्स ऑफ जवाहरलाल नेहरू खोला जाता है तो मैं अंजना जी कहना चाहूंगा, आपके दर्शक जाके देखें। अब आज के जमाने में तो समस्या बड़ी हो गई है। वो जो लेफ्टिस्टों ने कंट्रोल करके रखा था, आने ही नहीं देते थे, अब वो सोशल मीडिया के एक्सप्लोजन में जो उभर के सामने आया है तो उनकी हालत ये हो गई है नेहरू जी के अतीत को लेकर कि कभी खुद पे कभी हालात पे रोना आया, और बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। और अब मैं कहना चाहता हूं आज का इसका कॉन्टेक्स्ट क्या है। यही तो कांग्रेस के हमारे मित्र लोग बोलते थे कि जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया, डोनाल्ड ट्रंप ने रुकवा दिया। तो मैं कहना चाहता हूं, डोनाल्ड ट्रंप ने 11 मई 2025 को अपने स्टेटमेंट में यह भी कहा कि भारत पाकिस्तान में 1000 साल से संघर्ष चल रहा है और कश्मीर उसका प्रतीक है। क्यों भाई उस स्टेटमेंट को क्यों नहीं मानते हो? और यह बात मैंने अंजना जी आपकी डिबेट में कई बार कही है कि वो 1000 साल सही बोल रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने सही बोला 1000 साल। आज 1000 साल पूरे हो रहे हैं एग्जैक्ट उसके। मैंने 2025 में भी बोला था। आज महमूद गजनी के द्वारा सोमनाथ के विध्वंस के 1000 साल पूर्ण हुए हैं, और इसका आज का कॉन्टेक्स्ट यह है कि पाकिस्तान अपनी सरफेस टू एयर मिसाइल का नाम गजनी रखता है, वो एयर टू एयर मिसाइल का नाम बाबर रखता है, वो अपनी जो सबमरीन का नाम आलमगीर रखता है, और मिसाइल का नाम गौरी रखता है। और उससे दुखद अध्याय यह है कि इतिहास को विकृत रूप में ऐसा प्रस्तुत किया गया कि इतिहासकारों ने जो लिखा, जो खुद महमूद गजनी के साथ आए हुए इतिहासकार ने लिखा, उत्बी ने अपनी किताब तारीख यामनी में लिखा कि जब उसको ऑफर दिया गया कि शिवलिंग को छोड़ दो, लाखों स्वर्ण मुद्राएं दे देंगे, तो वो क्या बोलता है? वो कहता है कि मैं ये ऑफर नहीं एक्सेप्ट कर सकता, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कयामत के दिन मैं एक बुत शिकन के रूप में जाना जाऊं, ना कि बुत परस्तों के साथ सौदागरी करने वाले एक गलीज बुत फरोश के रूप में। यानी मैं मूर्ति भंजक के रूप में याद किया जाऊं, ना कि मूर्ति पूजकों के साथ व्यापार ट्रेड करने वाले एक नीच इंसान के रूप में। मगर उसे कौन जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया में लिखते हैं कि साहब वो तो वॉरियर था, वो तो पैसा लेने आया था, धार्मिक उन्माद से कोई मतलब नहीं था। अब बताओ भैया उस जमाने का। और जब प्रधानमंत्री ये लिखता है तो उसकी गोत्र के जितने इतिहासकार और चाटुकार हैं वो वही लिखना शुरू कर देते हैं, और इस कारण से भारत का जो वास्तविक गौरव का विषय। और मैं एक पॉइंट और कहना चाहता हूं अंजना जी, उसके बाद अपना विषय समाप्त करूंगा, अन्य लोगों को देंगे। हम दुनिया के इकलौते प्राचीन देश हैं जो आज तक सर्वाइव किए हुए हैं।
और डार्विन की थ्योरी वेस्ट ने दी है, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एंड वी सर्वाइव बिकॉज वी शुड हैव बीन समथिंग फिटेस्ट। कुछ हमारे अंदर श्रेष्ठतम होना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं, 712 में मोहम्मद बिन कासिम सिंध पे आया, 325 साल के बाद 1025 में महमूद गजनी ने सोमनाथ तोड़ा। ये 325 साल की हिस्ट्री कहां है संघर्ष की? 1025 के बाद 1192 में मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान को हराया। 250 साल लगे गुजरात से दिल्ली पहुंचने में। वो 250 साल का संघर्ष कहां है? और उस 1192 के बाद 1528 में मीर बाकी ने जाके बाबर के समय में अयोध्या में राम मंदिर ढहाया। वो 325 साल की हिस्ट्री कहां है? हमें सिर्फ पराजय का इतिहास पढ़ाया गया, हमारे मन में ग्लानि भरने के लिए पढ़ाया गया, विजय का इतिहास नहीं पढ़ाया गया। इसीलिए मैंने आज जिस हिंदू शाही डायनेस्टी का उल्लेख किया है, जिसने ये लेटर लिखा था गजनी को कि भाई तुम घिर गए हो तुर्की के सुल्तान से, और ये बात खुद अलबरूनी ने लिखी है कि उसने कहा, मैं तो आश्चर्य था कि आनंदपाल ने यह लेटर लिखा कि मैं अपने 2000 घुड़सवार, 10,000 सैनिक और 100 हाथियों के साथ तुम्हारी मदद करने को आने को तैयार हूं, मगर इसलिए नहीं कि तुम्हें बचाना चाहता हूं, इसलिए कि तुम्हें परास्त करने का, खत्म करने का संकल्प मेरा है, मैं ही पूरा करूंगा, कोई दूसरा नहीं। कहां भारत के उस स्वरूप से लाकर यहां पे लाके खड़ा कर दिया। इसीलिए ये आज इसलिए आवश्यक है कि ये जग नहीं सुनता निर्बल जनों का शांति प्रवचन, शीश है उसको झुकाता जो कर सके रिपुमान मर्दन। तो हमने रिपुमान मर्दन किया था, मगर उसे शांति प्रवचन में दबा दिया। नेक्स्ट राउंड, अभय दुबे जी, इस सवाल के 3 हिस्से हैं। क्या हम माने कि प्राइमा फसाए आप लोग जो बात सुधांशु जी कह रहे हैं, या खुद प्रधानमंत्री ने कहा है कि सोमनाथ के उद्घाटन को लेकर, सोमनाथ मंदिर के, बहुत उत्साहित नहीं थे जवाहरलाल नेहरू, उस पर आप लोग भी सहमत है कि ये इतिहास की एक सच्चाई है? दूसरा हिस्सा है, वो कह रहे हैं कि आपने गजनवी की पूरी सच्चाई क्यों नहीं बताई? गजनी बाबर पर पाकिस्तान अपनी मिसाइलों के नाम रखे, हमने क्यों नहीं बताया कि उसने धर्म के नाम पर उत्पीड़न किया है? और तीसरा हिस्सा है जो आप लोग पूछ रहे हैं कि भाई असल मुद्दों से भटकाने के लिए है, लेकिन फिर उसके जवाब में यही आता है ना कि सांस्कृतिक राष्ट्रवाद और हिंदू मंदिरों के जीर्णोद्धार को लेकर बीजेपी हमेशा अपना एजेंडा खुलकर सामने रखती रही है, वो आज भी आपको इस पर घेर रही है। अभय जी। अंजना जी, पहला पत्थर वो मारे जिसने पाप ना किया हो, जो पापी ना हो। मोदी सरकार अपने 12 वर्षों के जो प्रजातंत्र के मंदिर पर भीषणतम हमला किया है, 1000 वर्ष पहले गजनी से भी बड़ा आक्रमण प्रधानमंत्री मोदी और उनकी सरकार ने भारत के प्रजातंत्र पर किया है, उसकी संस्थाओं पर किया है। उस पाप पर पर्दा डालने के लिए, उस मान मर्दन पर पर्दा डालने के लिए ये इतिहास से प्रतिशोध ले रहे हैं। प्रधानमंत्री जी, आप तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, जाइए ना एक बार बात कर लीजिए पंडित नेहरू से जाकर कि क्यों आपने आधुनिक भारत के मंदिर कहा था। जब भाखड़ा नंगल डैम का उद्घाटन किया तो पंडित नेहरू ने इस बात का आगाज हिंदुस्तान से किया कि हम इस अंधविश्वास और आडंबर से बाहर निकलकर IIT, IIM, BHEL, भिलाई का स्टील का कारखाना, हम आधुनिक भारत के मंदिर इनको कहते हैं। चूंकि सच पर से पर्दा उठाना जरूरी है, तो इसलिए मैं 14 मई 1951 की एक चिट्ठी लेकर आया हूं पंडित नेहरू की। वो साफ लिख रहे हैं कि ये ऐसा नहीं है, it appears me that this function is purely religious one and the participation of head of the state might be considered an मतलब वो ये कह रहे हैं कि मैं व्यक्तिगत क्षमताओं में धर्म में आस्था रखता हूं, लेकिन वो प्रेरित थे बाबा साहब अंबेडकर की उस बात से। सुनिए ना, क्योंकि आपने 1951 की उनकी चिट्ठी को कोट किया है, तो अपने दर्शकों को पढ़ के सुना देते हैं, फिर आप ही अपनी बात पूरी कीजिएगा। तो हम लोगों ने भी इस चिट्ठी के 3 हिस्से निकाले। आप जो चिट्ठी अधूरा पढ़ा ना सर आपने, उसको पढ़ के, और एज इट इज जो ये नेहरू आर्काइव्स की चिट्ठी है, 2 मार्च 1951, मैं सोमनाथ मंदिर के भव्य उद्घाटन से आपका जुड़ना पसंद नहीं करता हूं, जिसमें वो कह रहे हैं कि आई कन्फेस दैट आई डू नॉट लाइक द आइडिया ऑफ योर एसोसिएटिंग योरसेल्फ विद अ स्पेक्टेक्युलर ओपनिंग ऑफ द सोमनाथ टेम्पल। मैं अंग्रेजी में भी पढ़ दे रही हूं ताकि किसी को कोई शक की गुंजाइश न रहे। ये सिर्फ मंदिर जाना भर नहीं है, दिस इज नॉट मियरली विजिटिंग अ टेम्पल, which can certainly be done by you or anyone else, but rather participating in a significant function which unfortunately has a number of implications। यानी बेशक आप या कोई और मंदिर जा सकता है, लेकिन इस तरह के अहम कार्यक्रम में, एक मंदिर के उद्घाटन में, एक अहम कार्यक्रम में जाने से दुर्भाग्य से कई असर पड़ेंगे। सोर्स द नेहरू आर्काइव्स, हम कोट करके बता रहे हैं और इंग्लिश हिंदी दोनों में पढ़ रहे हैं ताकि कोई अनुवादन में। एक और हिस्सा ये भी उन्हीं की चिट्ठी में से है। 22 अप्रैल 1951 को राजेंद्र प्रसाद को नेहरू जी की चिट्ठी है, जिसमें वो लिख रहे हैं, मैं सोमनाथ मामले पर बहुत चिंतित हूं। जैसी मुझे आशंका थी कि यह खास राजनीतिक अहमियत हासिल कर रहा है,
अंतर्राष्ट्रीय तौर पर भी इसके संदर्भ लिए गए हैं। हमारी नीति के विरोध में कहा जा रहा है कि सेक्युलर सरकार उस समारोह से कैसे जुड़ सकती है जो पुनरुत्थानवादी प्रकृति का है। सेक्युलर सरकार एक मंदिर के उद्घाटन समारोह से कैसे जुड़ सकती है? हमारी इस नीति के विरोध में अंतर्राष्ट्रीय तौर पर संदर्भ लिया जा रहा है। मुझसे संसद में सवाल पूछे जा रहे हैं, मैं कह रहा हूं कि सरकार का लेना देना नहीं है, जो लोग इससे जुड़े हैं वो निजी तौर पर काम कर रहे हैं। और आखिरी हिस्सा 22 अप्रैल की इसी चिट्ठी का, अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक सौराष्ट्र सरकार ने सोमनाथ समारोह के लिए 5 लाख रुपए दिए हैं। ऐसा किसी सरकार द्वारा करना मुझे पूरी तरह अनुचित लगता है। मैंने उस सरकार को इसके बारे में लिखा है। सोर्स द नेहरू आर्काइव। इनसे क्या समझ में आ रहा है अभय जी? वो तो कह रहे हैं ये पॉलिटिकल था और वहां पर जाना सही नहीं है। क्या ये सही नहीं है? अगर प्रधानमंत्री नेहरू ने अंबेडकर जी से प्रेरित होकर, जो अंबेडकर जी ने 25 नवंबर 1949 को संविधान सभा में संविधान को अंगीकार करने के एक दिन पहले दिए भाषण से प्रेरित होकर यह बात कही, अंबेडकर ने कहा था कि अगर कोई ऐसा अधिनायकवादी नेतृत्व जो देश से ऊपर धर्म को रखेगा तो फिर यह देश फिर से परतंत्र होगा। अब मैं आपसे अनुरोध करता हूं, एक चिट्ठी और पढ़ने का साहस कीजिए। वो चिट्ठी मेरी नहीं है, वो पंडित नेहरू की लिखी नहीं है, आर्काइव्स की नहीं है, आज तक की है। आज तक ने समाचार प्रकाशित किया था 17 साल पहले। अंजना जी, साहस करिएगा उसको पढ़ने का। वो मैं पढ़कर सुनाता हूं आपको। वीएचपी नेता अशोक सिंघल ने की मोदी की तुलना गजनवी से, औरंगजेब से। क्योंकि सैकड़ों की संख्या में नरेंद्र मोदी बतौर मुख्यमंत्री एक के बाद एक मंदिर तोड़ते जा रहे थे। 250 मंदिर गांधीनगर में गिरा दिए गए। 15 मंदिर तो ऐसे थे जिनका हजारों वर्ष का सनातनी पुरातन काल का इतिहास था। तब अशोक सिंघल गुजरात की भूमि पर पहुंचे और उन्होंने पत्रकारों को कहा कि औरंगजेब और गजनवी ने भी यह काम नहीं किया जो इन्होंने किया, और यह आज तक ने खबर प्रकाशित की। फिर एक बार यह चिट्ठी जरूर बताइएगा। सनातन हजारों वर्ष के इतिहास में पहले नेता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हुए जिनकी सरकार ने बजरंगबली को नोटिस दे दिया। इनकी सरकार ने, उत्तर रेलवे ने नोटिस दिया। प्रधानमंत्री जी गौर से सुनिए, 8 फरवरी 2023 को, और वो लिखते हैं, बजरंगबली आपने हमारी रेलवे की भूमि पर अतिक्रमण किया है। अगर आप 7 दिन के भीतर इस चिट्ठी का जवाब नहीं देंगे तो हर्ज एवं खर्च की जिम्मेदारी आपकी होगी। अरे पापी सत्ता, आकंठ पाप में डूबे हुए लोगों, मेरे भगवान बजरंगबली को ये नोटिस देते हो और उनसे अपेक्षा करते हो कि हर्ज और खर्च देंगे। इतना ही नहीं, प्रधानमंत्री जब वाराणसी के नेता बने तब वहां शंकराचार्यों ने और सभी लोगों ने कहा कि हजारों की संख्या में जब वहां शिवलिंग और मंदिर के अवशेष धूल धूसरित होकर मिट्टी में दिखने लगे, तब लोगों ने प्रश्न खड़ा किया कि ऐसा तो कभी गजनी ने भी नहीं किया होगा। वो काम आप कर रहे हैं प्रधानमंत्री जी। आपको पीड़ा इस बात की है कि कांग्रेस पार्टी कह रही है भगवान राम के नाम पर मजदूरों के साथ विश्वासघात मनरेगा का मत कीजिए। प्रधानमंत्री जी, उसका जवाब दीजिए। 1000 वर्षों के इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ प्रधानमंत्री जी कि आपके अपने दोस्त को विश्व का 2 नंबर का धनपति बना दिया और भारत पर 200 लाख करोड़ का कर्ज थोप दिया। प्रधानमंत्री जी, भारत में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ 1000 वर्ष के इतिहास में कि 8-8 हजार करोड़ रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड का डाका डाला हो। चुनाव के जनादेश लेने की अपेक्षा वोट चोरी का ज्ञानादेश प्रधानमंत्री जी आप लेने लगे। ईडी सीबीआई का खेल खेलकर चंदा दो और धंधा लो का काम करने लगे। प्रधानमंत्री जी, अगर यह बात कांग्रेस पार्टी उठाती है तो आप प्रतिशोध लेते हैं। मैं तो कहता हूं चले जाइए एक बार, आप तो नॉन बायोलॉजिकल है ना, पूछिए पंडित नेहरू से कि उस जीर्णशीर्ण भारत में इतने आधुनिक भारत के मंदिर आपने कैसे खड़े किए। वहां मनमोहन सिंह जी से भी मिल लीजिएगा और कहिएगा कि एक किसान की आमदनी मेरी सत्ता की सरपरस्ती में 27 रुपए रह गई है और 1% लोग 40% इस देश के संसाधनों पर डाका डालने लगे हैं। तो आपकी क्या अर्थनीति थी उसका भी ज्ञान लीजिएगा। और सरदार पटेल के खिलाफ आपका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ एक किताब निकालता था। जब आप पूर्णकालिक थे तब यह किताब बेची जाती थी, बंटवारे का खलनायक सरदार पटेल। और आज सरदार पटेल की माला जपने लगे प्रधानमंत्री जी। आप कितना प्रतिशोध। सुधांशु जी, एक छोटा सा जवाब, फिर मैं बाकी मेहमानों के पास जाऊंगी। और 1 रुपया, आज 1 रुपया आरएसएस ने चंदा दिया हो सोमनाथ का तो बताइएगा। बनारस से लेकर जहां पर करते रहे लेकिन नहीं दिया। आपकी म्यूनिसिपैलिटी यहाँ नोटिस दे दे के मंदिर तोड़ती है तो वो मंदिर तोड़ना नहीं होता है। और यहाँ पर दूसरे मंदिर में, सोमनाथ मंदिर में, नेहरू जी का ये कहना कि राजेंद्र प्रसाद जी को नहीं जाना चाहिए क्योंकि पॉलिटिकल है मामला या इंटरनेशनली नोटिस होगा, वो गलत है। देखिए अंजना जी, कुतर्क की पराकाष्ठा होती है।
जीर्णोद्धार के लिए मंदिर को अलग होना और मंदिर को धार्मिक भावना से उस धर्म को अपमानित करने के लिए तोड़ा जाना, दोनों अंतर है। मैं बदुबे जी से पूछना चाहता हूं, हर हिंदू के घर में मंदिर होता है, जब अपने मकान का रिनोवेशन कराता है तो मंदिर हटा दिया जाता है, तो धर्म का अपमान हो गया। भाई साहब वो दूसरी जगह ले जाके वैसा ही भव्य मंदिर अपने दूसरे नए घर में स्थापित करता है। इसलिए आप जैसे व्यक्ति से मैं इस कुतर्क की अपेक्षा नहीं करता हूं कि आप कहेंगे कि गजनी और गौरी और औरंगजेब जो मंदिर को तोड़ रहे थे, उसको आप कहेंगे कि अगर महाकाल का कॉरिडोर बनाने के लिए और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर बनाने के लिए कुछ मकान हटे और उन मकानों के अंदर सबने वहां मंदिर बना रखे थे, आपके हिसाब से वो मंदिर इंपॉर्टेंट थे। इसे कहते हैं षड्यंत्र। और मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, 1000 साल में भारत के साथ ये नहीं हुआ, 1000 साल में भारत के साथ ये नहीं हुआ जो आप कहने का प्रयास करते हैं, तो मैं बताना चाहता हूं, विल डूरांट ने हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन में लिखा कि मुस्लिम कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया वॉज नॉट वन ऑफ द ब्लडीएस्ट, वॉज द ब्लडीएस्ट चैप्टर इन द ह्यूमन हिस्ट्री। मैं पूछना चाहता हूं, इतना भयानक जो हुआ उसको, और आज मैं पूछना चाहता हूं, चलिए नेहरू का सिर्फ वो छोड़ दीजिए, मैं अंजना जी 2 और उदाहरण देता हूं। जाम साहब नामनगर को इन्होंने लिखा कि उसमें बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। इन्होंने आईएनबी मिनिस्टर को लिखा ऑल इंडिया रेडियो से उसका प्रचार नहीं होना चाहिए। और तो और 17 मार्च 1959 जवाहरलाल नेहरू ने ललित कला अकादमी में अपना एक भाषण दिया, जिस भाषण में वो क्या कहते हैं कि मैं दक्षिण भारत के बड़े बड़े मंदिरों में जाता हूं तो मैं डिप्रेशन फील करता हूं, मेरे स्पिरिट डिप्रेस्ड हो जाती है, और इसकी जगह जब मैं आता हूं ताजमहल के सामने तो मैं बड़ी ऊर्जा महसूस करता हूं। तो ये केवल अकेला नहीं था। फिर वो छोड़िए, बहुत लंबा समय लगेगा। राम मंदिर के ऊपर जब मूर्तियां रखी गई तो उन्होंने क्या लिख के भेजा गोविंद बल्लभ पंत को, जो उस समय चीफ मिनिस्टर थे। ये सबको पता है, किसी से बहुत छुपा ढका नहीं है। इसीलिए मैं आपसे बात कहना चाहता हूं, भाई साहब, आप लोग ने जो किया है, आज भी पुरानी बातें छोड़िए और आज ही आकर खड़े हो जाइए, करिए बाबरी मस्जिद का विरोध, बोलिए, समझाइए। सच्चर कमेटी की आपने रिकमेंडेशन दी थी मुसलमानों के जमाने में कि कुछ लोगों की स्थिति 80 से खराब, उनसे कहो ना पढ़ाई लिखाई मन लगाओ, उनसे कहो डेवलपमेंट की बात करो। ना 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 ना, वहां तो बाबरी मस्जिद बनेगी और फिर वो कोई फतवा देगा, सब कुछ वो करेगा। वाह भाई वाह। अब आशुतोष जी और हर्षवर्धन जी के पास जाती हूं। ठीक है अभय जी, एक छोटा सा कमेंट, फिर मैं बाकी दोनों के पास जाना चाहती हूँ। एक छोटा सा कमेंट सर, बेसिकली अब ये पूरी बहस जो है ना इस बात पर टिकी हुई है, अगर नेहरू जी की चिट्ठी को कोट किया जा रहा है ना, मुख्यमंत्रियों को लिखी हुई चिट्ठी में उन्होंने कहा था कि आपने सोमनाथ मंदिर के बारे में पढ़ा होगा, कई लोग आकर्षित हो रहे हैं, कई सहयोगी निजी तौर पर जा रहे हैं, सरकार का कोई लेना देना नहीं है, जनता का कुछ समर्थन जरूर है, लेकिन हमें ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो सेक्युलर राज्य के आड़े आए। अब आपको इसी पर चर्चा है, मेन बीजेपी आपको इसी बात पर घेरती है कि सेक्युलर होने के नाम पर आपने मंदिरों से और उनके जीर्णोद्धार से दूरी बनाई और वो अपना एजेंडा, अपना मैनिफेस्टो इसको बनाकर बढ़े। इस पर आइए, क्या इस बात में सच्चाई है? अंजना जी, पंडित नेहरू ने जो भी लिखा, जो भी किया, वो इस देश के हित के लिए किया। और मैं चुनौती देता हूं, भारतीय जनता पार्टी की इस 12 साल की सरकार ने जो भी किया, जो कुछ कहा और किया, वो सिर्फ अपने धनपति दोस्तों के लिए किया। सैकड़ों ऐसे साक्ष्य और प्रमाण मौजूद हैं। क्या गलत कहा अगर पंडित नेहरू ने कहा कि आधुनिक भारत के मंदिर ये होंगे? अगर ये संस्थान नहीं खड़े किए होते तो आज हम विश्व के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर रहे होते। बड़े बड़े एटॉमिक सेंटर, इसरो का डेवलपमेंट किया, हाल का किया, BHEL किया। क्या गलत किया पंडित नेहरू ने? पंडित नेहरू ने बिल्कुल सही निर्णय लिया। और पंडित नेहरू और बाबा साहब अंबेडकर इस दृष्टिकोण से एक मत थे कि भारत को धर्मनिरपेक्ष होना चाहिए। जब संविधान सभा में यह बहस हुई तो अंबेडकर साहब ने कहा कि मेरा तो पूरा का पूरा संविधान ही सेक्युलर है। उस सेक्युलर भाव का अर्थ ही यह था कि संस्थागत रूप से सरकार नहीं, निजी धर्म आस्था का निजी विषय है, इसलिए हम निजी दृष्टिकोण से उस आस्था को व्यक्त करें। यही बात पंडित नेहरू ने कही। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, जब राम मंदिर का निर्माण हुआ तो क्या सरकारी खर्च से हुआ? वो भी तो चंदा बटोरा। ये जरूर है कि उस चंदे में लूट की संस्थागत रूप से उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्रियों को न्योते दिए गए ना अभय जी, वहां पर तो सारा सरकारी जो जितने मुख्यमंत्री थे सबको न्योता दिया गया, उन्होंने सबसे बड़ा उसे जश्न मनाया। यहीं पर तो विचारधारा अलग है या नहीं है? या आप मानते हैं 2025 का कांग्रेस मानती है कि मंदिरों के उद्घाटन से दूरी बनाने की जरूरत नहीं है? आज के कांग्रेस की क्या सोच है? क्या बात
क्या बात करते हैं, जो सरयू को जिस व्यक्ति ने रक्त रंजित कर दिया उसको राम मंदिर समिति का प्रमुख बना दिया। ठीक है सुधांशु जी, आप दोनों की बहस रहती है कि मुझे एक बार आशुतोष जी और हर्षवर्धन जी से कमेंट लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगी सुधांशु जी। रुक जाइए सर, सुधांशु जी 30 सेकंड जवाब दे दूं। अरे सर मैं लौट रही हूँ, फिर नहीं तो आप दोनों की बहस रह जाएगी। आशुतोष जी के पास मैं एक बार आ रही हूँ। आशुतोष जी, क्या इस बात में सच्चाई नहीं है कि इस पूरी बहस के जड़ में यही बात है? चाहे उन्होंने इसके लिए कहा, उसके ने उसके लिए कहा, लेकिन एक जो विचारधारा की लड़ाई है वो लंबे वक्त से चल रही है। मंदिर और मंदिरों के उद्घाटन से कांग्रेस दूरी बनाकर रहती थी क्योंकि उनको एक सेक्युलर पोजीशनिंग करनी थी, और बीजेपी को अपनी हिंदुत्व की पोजीशनिंग करनी है, तो वो बढ़ चढ़कर जिस मंदिर को बनने में इतने साल लगे उसके लिए भी शुरू से मैनिफेस्टो में डालते रहे और फिर उससे जुड़ते हैं। देखिए अंजना जी, सुधांशु जी अक्सर आधी बातें कहते हैं, पूरी बातें नहीं कहते। उनको पूरी बात कहनी चाहिए। गोलवलकर ने 4 जनवरी 1950 ऑर्गेनाइजर पेज नंबर 12 और 15, गोलवलकर ने यह लिखा, सोमनाथ वॉज डेसिक्रेटेड विद द एक्टिव हेल्प ऑफ द हिंदूज। सुधांशु जी हंस रहे हो, अगर मुझे चाहे तो मुझे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं अगर मेरे तथ्य गलत है। गलत है सुधांशु जी, आप हंस मैंने रहे तो हो, कह रहे हैं गोलवलकर अगर का गलत नाम है ही तो नहीं बताइए। लिया, अभी गुरु गोलवलकर जी का नाम ही नहीं लिया, आप कह रहे हैं आधा आधा। चलिए बोलिए नहीं। आपने कहा ना आधा, मैंने तो अभी इस विषय का संदर्भ ही नहीं लिया था। चलिए बोलिए आप अपने। गोलवलकर ने अपने ये अरमान कहा, निकालिए। गोलवलकर जी के, मैं फिर से दोहरा देता हूं, 4 जनवरी 1950 ऑर्गेनाइजर पेज नंबर 12 और 15, गोलवलकर मदुरई में भाषण दे रहे थे जो अब तमिलनाडु में है। सोमनाथ वॉज डेसिक्रेटेड विद द एक्टिव हेल्प ऑफ द हिंदूज। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो सुधांशु जी मुझे कंट्राडिक्ट कर सकते हैं। दूसरी बात, मैं फिर हिंदुत्व के पुरोधा को ही कोट कर रहा हूं। सावरकर ने यह कहा था, अतीत का गुलाम नहीं बनना चाहिए, इतिहास का गुलाम नहीं बना। उन्होंने कहा था, द फीलिंग ऑफ हेट्रेड अगेंस्ट द मोहम्मडन वाज जस्ट नेसेसरी इन द टाइम ऑफ शिवाजी, बट सच अ फीलिंग वुड बी अनजस्ट एंड फूलिश इफ नर्चर्ड नाउ। उनका कहना यह था कि शिवाजी के जमाने में मुसलमानों से नफरत करना ठीक था, लेकिन आज के समय में मुसलमानों से नफरत करना मूर्खतापूर्ण काम है। मैं नहीं कह रहा हूं, शिवाजी कह रहे हैं, अरे ये सावरकर जी कह रहे हैं। खैर छोड़िए इस बहस को। तीसरी आप चीज, कहे तो सावरकर और गोलवलकर दोनों पे एक रिएक्शन ले लूं उनसे? नहीं मैं अपनी बात कह लूं, पूरी अच्छा, बात पूरी तो कर फिर लीजिए, पूरी करिए। सुधांशु जी फिर लंबा चौड़ा भाषण दे देंगे, फिर मुझे नहीं, उनके अभी तथ्यों इनको में और गड़बड़ी अरमान निकालनी निकालने पड़ेगी। एक साथ करते हैं। फिर गड़बड़ी निकालनी आशुतोष जी पड़ेगी हिंदी क्योंकि में अक्सर भी एक्सप्लेन कर दीजिए दर्शकों के लिए। नहीं हिंदी में मैं भी फिर थोड़ा सा एक्सप्लेन explain अच्छा, आशुतोष सुधांशु जी को वक्त नहीं मिलेगा क्योंकि गोलवलकर तो आपकी नजर में आशुतोष जी दूसरी आपको बात, सावरकर सेक्युलर लग रहे हैं क्या? और सुधांशु अंजना जी जी कम्युनल? अब सुन लीजिए मेरी बात। सावरकर 1909 तक सेकुलर थे। पूरी किताब उन्होंने लिखी हिंदू मुसलमान एकता के ऊपर। बहादुर शाह जफर को उन्होंने बहुत बड़ा क्रांतिकारी माना था। तात्या टोपे के साथ साथ बहुत सारे जो मुसलमान वॉरियर्स थे उसकी उन्होंने तारीफ की थी। 19 जब माफी मांगने लगे तब से वो सेकुलर नहीं रहे। सुधांशु जी को शायद जानकारी नहीं, क्योंकि अब इन्होंने द डिस्कवरी ऑफ इंडिया को कोट किया। मैं भी डिस्कवरी ऑफ इंडिया कोट कर रहा हूं, पेज नंबर 293। शायद संघ के लोगों ने तब तक हिंदू राष्ट्रवाद का नाम नहीं सुना था। जवाहरलाल नेहरू हिंदू राष्ट्रवाद की बात कहते हैं और शिवाजी के बारे में कहते हैं कि वो हिंदू राष्ट्रवाद के सिंबल थे। और औरंगजेब को उन्होंने जिस तरीके से सबक सिखाया, ये सारी बातें नेहरू जी लिख रहे हैं। ये सब बातें कभी भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते, खैर छोड़िए इस बारे में। मैं ये कह रहा हूं कि ये आज चर्चा क्यों इस पे है, क्यों नेहरू जी को खड़ा करने की कोशिश की जा रही है उनके माध्यम से, क्योंकि ट्रंप ने, लिंडसे ग्राहम ने जब कहा कि भाई इनके तो लोगों ने कहा था कि हम रूस से तेल लेना बंद कर रहे हैं, कम कर रहे हैं, तो ट्रंप कहते हैं जो भारत के इतिहास के, भारत के किसी भी प्रधानमंत्री के लिए एक बहुत ही चिंताजनक और भारतीय होने के नाते हमारे लिए एक शर्मनाक बात है कि अमेरिका का राष्ट्रपति यह कह रहा है कि मोदी जी अच्छे आदमी हैं लेकिन वो मुझे खुश करने की कोशिश कर रहे हैं, वो जानते कि मैं नाराज हूं।
इंदिरा गांधी ने तो 1971 में रिचर्ड निक्सन और हेनरी किसिंजर को खुश करने की कोशिश नहीं की थी। तब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, हिंदुस्तान में इतनी ताकत थी कि रिचर्ड निक्सन की धमकी और किसिंजर की गालियों के बावजूद भी हिंदुस्तान ने अमेरिका को दूसरा रास्ता दिखाया और बांग्लादेश को आजाद कराया। आज हालत यह हो गई, स्थिति यह हो गई है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री, उनके बारे में अमेरिका का राष्ट्रपति कहता है कि वो हमको खुश करने की कोशिश कर रहे हैं और उसके दबाव में जी, इस पर हम एक लोगों ने काउंटर तेल ये लेना है बंद कि कर क्या दिया खुश है। करने का सबसे आसान तरीका ये नहीं होता कि नोबेल के लिए उनको नॉमिनेट कर दिया जाता, या फिर आप जानबूझकर उसको मुझे ओवरलुक बोलने करना दीजिए। चाहते हैं? आप ही से सवाल है, आप ही से है, आप ही मैं अपनी बात रख लूं, मैं अपनी बात रख लूं ना। क्या आपको ये तकलीफ नहीं होती कि आपके प्रधानमंत्री के बारे में इस तरीके आप से मेरे अमेरिका सवाल के का जवाब राष्ट्रपति दीजिए ना। जब आप एंकर नहीं, थे तब मैं- आप सवाल अरे, पूछते थे, आज मैं मैं पूछ रही हूँ, आपसे- आप जवाब क्या दीजिए। ये हमें एक भारतीय होने के नाते हमारा सिर शर्म से झुक जाता है जब अमेरिका का राष्ट्रपति ये कहता है कि हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री हमको खुश करने की कोशिश कर रहा है और उसके दबाव में भारत रूस से तेल लेना बंद कर रहा है। लिंडसे ग्राहम और अमेरिका के राष्ट्रपति दोनों ऑन कैमरा, इसमें कुछ भी दबा छिपा नहीं है। तो भारत के प्रधानमंत्री को इसमें खुल के कहना चाहिए, हिंदुस्तान आज भी 1971 का हिंदुस्तान है, जो ना अमेरिका के सामने तब झुका था, ना आज झुका है, ना तब अमेरिका को खुश करने की कोशिश की थी, ना आज अमेरिका खुश करने की कोशिश करे। हम अपनी विदेश नीति, अपनी डिप्लोमेसी स्वतंत्र रूप से करते हैं। हम हर्षवर्धन किसी जी, अमेरिका के गुलाम नहीं एक जल्दी से इस पर एक रिस्पॉन्स फिर मैं जाऊंगी सुधांशु जी। अंजना जी, उम्मीद करता हूं कि कम से कम 2 मिनट तो आप देंगी, जल्दी से नहीं हो पाएगा क्योंकि इतने विषय हैं। मैं जरा इसको 2-3 जरूरी पॉइंट है सुधांशु जी, मैं 2-3 पॉइंट बस बोल दूं, बहुत जरूरी है ये। सचमुच आशुतोष ठीक कह रहे हैं, भारतीयों का सिर शर्म से झुक गया जब देश का प्रथम प्रधानमंत्री हिंदू होने को अपमानित होने से जोड़े, जब देश का प्रथम प्रधानमंत्री सेकुलर होने का मतलब आधुनिक भारत के मंदिर कहकर मंदिरों को तोड़े जाने के साथ खड़ा हो जाए, मंदिरों के पुनर्निर्माण के खिलाफ हो जाए, तो इस पर ठीक से बात होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता है कि आधे अधूरे कोट किए जाए। और मैं तो बड़ा प्रसन्न हूं अंजना जी, आशुतोष गुरु जी को कोट कर रहे हैं, गुरु गोलवलकर को, आशुतोष सावरकर को कोट कर रहे हैं और कोई रेफरेंस जोड़ नहीं पाए। आशुतोष की ये जो आदत है ना, कोई रेफरेंस जोड़ नहीं पाए। मैं कहता हूं दोनों लाइन फिर से बोलें। अगर गुरु जी ने कहा कि उसमें कुछ हिंदुओं ने भी मदद की, अरे आज भी तो इस देश में बहुत से हिंदू हैं जो हिंदू हितों के खिलाफ है, राम मंदिर के खिलाफ चले गए थे, कोर्ट तक में लड़ रहे। इसमें संदर्भ कहां है? ये तरीका होता है पुस्तक को कोट करके एक लाइन में गलत करने का। सिर शर्म से झुका ना। जब हमारे देश में राम मंदिर को 500 वर्षों तक संघर्ष करना पड़ा और जो 1947 में आजादी मानते हैं उनको सेकुलरिज्म ये वाली दिखती, हमारी सेकुलरिज्म ये थी कि विजयनगरम साम्राज्य में भी कोई आक्रमणकारी आया तो उसको भी हमने कहा भैया तुम्हारा जो धर्म है, तुम्हारा जो रिलीजन है, तुम्हारा जो मजहब है, उसको कर सकते हो। और आज के संदर्भ की बात, कांग्रेस बेईमानी क्यों कर रही? भारतीय जनता पार्टी तो ईमानदारी से कहती है ना कि हां हम हिंदुत्व की राजनीति करते हैं, हमें राम मंदिर चाहिए, हमें सोमनाथ का पुनर्निर्माण चाहिए, हमें ये गौरव चाहिए, क्यों ये नहीं कर पाते? और एक चीज अंजना जी, अभय जी बीच में नहीं, आप बहुत बोले, बीच में नहीं, मुझको बोलने दीजिए, आपके समय बोलिएगा। काशी विश्वनाथ और मैं चूंकि प्रयागराज कुंभ के समय हिंदू मैं सिर्फ संदर्भ दे दूं, निश्चित तौर पर अशोक सिंघल ने बहुत तीखी प्रतिक्रिया दी थी और नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के इलेक्शन के पहले अतिक्रमण हटाए थे। कोई भेदभाव नहीं किया था, कोई मंदिर या मस्जिद नहीं तोड़ी थी। अतिक्रमण जो था मंदिर को अतिक्रमण मत बोलिए। जब महाकुंभ हुआ तो प्रयागराज में इसी तरह से हुआ। बैरहना में 100 साल पुराना काली मंदिर कहा जाता है, उसको दूसरी जगह ले जाया गया। ऐसे ही काशी विश्वनाथ धाम जब बना तो जो मंदिर थे उनको फिर से दूसरी जगह ले जाया गया। आप झूठ बोलेंगे और एक तरफ तो कह रहे हैं कि नहीं सेकुलर होना चाहिए और दूसरी तरफ क्या बोला, अरे बजरंग बली को नोटिस दे दी। कांग्रेस प्रवक्ता का संकट यही है, वो हिंदू है, असल बात ये है, मुश्किल क्या है उनको नेहरू जी वाली सेकुलर पॉलिटिक्स को जस्टिफाई करना है अंजना जी। और मैं तो कह रहा हूं ये कांग्रेस क्यों नहीं कहती कि हमें हिंदुओं का वो स्वाभिमान, वो गर्व, वो गौरव गाथा नहीं चाहिए। साफ साफ बात करिए ना। अगर भारतीय जनता पार्टी ईमानदारी की राजनीति कर रही तो कांग्रेस को भी बेईमानी वाली राजनीति बंद करनी चाहिए। सुधांशु जी जल्दी से अब जवाब दीजिए आशुतोष जी और अभय जी दोनों की बातों का। जवाब देता हूं। देखिए बुद्ध विलास, आशुतोष जी के बाद आशुतोष जी ऐसा प्रबुद्ध व्यक्ति बुद्ध विलास और मोदी जी के विरुद्ध भड़ास में कहां से कहां तक पहुंच जाता, कोई जाके चेक करके देख ले। क्या बोले कि शिवाजी मुसलमानों से नफरत करते थे, ये वर्ड बोला, और सावरकर सेकुलर थे।
धन्यवाद देना चाहता हूं। आज तक जो आप लोग बचाव करने का प्रयास करते थे दोनों ही बातों के द्वारा, आपने बौद्धिक अपच के द्वारा अपनी वास्तविकता को एक्सेप्ट कर लिया, उसके लिए आपको साधुवाद। अब मैं बताना चाहता हूं जो हर्षवर्धन जी ने कहा, बिल्कुल सही बात है, कई हिंदू मिले हुए होंगे, वरना वहां तक आदमी अंदर आ ही नहीं पाता। क्योंकि जलियांवाला बाग में भी जनरल डायर ने ऑर्डर दिया था, गोली चलाने वाले लगभग 100% सिपाही भारतीय ही थे। और आज भी है, आज भी हिंदू स्वाभिमान के विरुद्ध हिंदू ही खड़े हुए हैं। और फ्रांसवा गौशर जो बहुत बड़े पत्रकार हैं, ला फिगारो अखबार फ्रांस का है, उनका ओपन स्टेटमेंट है, बिगेस्ट एनिमी ऑफ हिंदूज आर द हिंदूज इटसेल्फ। इसीलिए जो तब था वो आज है। याद रखना चाहिए कि कहनी है एक बात हमें इस देश के पहरेदारों से, संभल के रहना अपने घर में छिपे हुए गद्दारों से। तो यह बात बिल्कुल सही है आपकी, जो बात आपने कही। और एक बात मैं स्पष्ट करना चाहता हूं, कांग्रेस प्रवक्ता माननीय अभय दुबे जी कह रहे थे नए मंदिर बनाए विकास के नेहरू जी ने। अरे भाई, क्यों दक्षिण भारत के साथ अन्याय करते भाई? मैं बताना चाहता हूं, भारत का पहला पावर प्रोजेक्ट कब बना? शिव समुद्रम पावर प्रोजेक्ट कर्नाटक में 1892 में, तब चाचा नेहरू 3 साल के थे। अब आइए, दुनिया में यूरोप के बाहर पहला शहर जिसमें स्ट्रीट लाइट आई, वो कौन बना? भारत का बेंगलुरु 1902 में महाराजा मैसूर ने करवाया, तब चाचा नेहरू 13 साल के थे। और आइए, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलुरु कब बना? 1916 में। मिंटो आई हॉस्पिटल वर्ल्ड का पहला आई हॉस्पिटल। इससे पहले सिर्फ हॉस्पिटल्स में क्या होता था साहब, आई का डिपार्टमेंट होता था, वो 1913 में महाराजा मैसूर ने बनवाया। भारत का पहला डैम सैम विश्वेश्वरैया जी ने बनवाया, जिनका नाम राहुल गांधी जी नहीं ले पा रहे थे, और यह आजादी से पहले की बात है। अरे, भारत को नोबेल प्राइज मिल गया फिजिक्स का सीवी रमन का, तब तक चाचा जी आए नहीं थे कहीं राजनीति में, यह आजादी से पहले की बात है। और अगर ड्रेनेज सिस्टम के ऊपर सबसे ज्यादा काम हुआ तो महाराजा अलवर, महाराजा ग्वालियर और महाराजा ट्रावनकोर ने किया। और मैं चैलेंज करके कहता हूं, पूरे भारत की साक्षरता 1947 के आसपास 10-11% के आसपास थी। सबसे ज्यादा साक्षरता कहां थी? ट्रावनकोर में 47% थी। इसीलिए मैं कहना चाहता हूं कि विकास की और टाटा आयरन एंड स्टील कब बनी? आजादी से पहले बनी। क्या बात करने का प्रयास करते हैं साहब? एयर इंडिया भी उससे पहले बन गई। ये भी बड़ा जबरदस्त चाचा जी ने सारा कैप्चर कर लिया, भतीजों को टोपी पहना के, कि जो कुछ बड़े बड़े लोगों ने किया वो सब मेरा अपना है। और अंत में मैं ये कहना चाहता हूं जल्दी कि जो इन्होंने कहा था, तो मैं भी ग्लिम्सेस ऑफ द वर्ल्ड हिस्ट्री कोट कर रहा हूं। जवाहरलाल नेहरू 1935 में कहते हैं, आई एम हैविंग नो प्रॉब्लम विद हिंदू नेशनलिज्म as propagated by Swami Vivekananda, because it is related only to basic values of this country। मगर 1937 में जैसे ही जिन्ना ने आंखें दिखा दी थी, उसके बाद नेहरू जी टक से पीछे चले जाते हैं। और अभय दुबे जी, आप कह रहे हैं एक बार आशुतोष जी बोल लें, क्योंकि आशुतोष जी की बात पर उन्होंने शुरुआत की थी। भाई साहब, श्री राम मंदिर आंदोलन में वन रिस्पोंडेंट, एक मिनट में एक लाइन बोल दूं, मैं श्री राम मंदिर आंदोलन में एक रिस्पोंडेंट खुद श्री रामलला विराजमान थे, उनके खिलाफ कौन लड़ने गया? आपकी पार्टी के नेता वकील का चोला ओढ़कर श्री रामलला विराजमान के खिलाफ लड़ने गए। एक रिस्पांस जल्दी से, उसके बाद मैं उनके पास जाऊंगा। बाबरी मस्जिद पर उनका सवाल है। बड़ी खुशी है कि सुधांशु जी ने मेरी बात को कम से कम माना कि सोमनाथ मंदिर के गिरने में, उसके विध्वंस में हिंदुओं का भी हाथ था। नहीं, अब देखिए, मैं आपके बीच में नहीं बोला। अगर हिंदुओं का हाथ नहीं होता, सुन लीजिए मेरी बात, अगर गद्दार हिंदुओं का हाथ नहीं होता, देशद्रोही हिंदुओं का हाथ नहीं होता, तो अंग्रेज 1947 तक भारत में शासन नहीं करते। जब देश आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, लोग फांसी के फंदे पर कूद रहे थे, तब कुछ ऐसे गद्दार देशद्रोही लोग थे जो अंग्रेजों के साथ मिलकर भारत के खिलाफ षड्यंत्र कर रहे थे। दूसरी बात, अच्छा है चाचा नेहरू पर हमला होना चाहिए, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी जी और हर्षवर्धन जी को कम से कम चाचा ट्रंप पे तो एक बात कहनी चाहिए, उसका तो खंडन करना चाहिए कि भाई चाचा ट्रंप जो कह रहे हैं, कहिए अपने प्रधानमंत्री जी से, जो हमारे भी प्रधानमंत्री हैं, उनसे कहिए कि ट्रंप साहब अपना मुंह बंद रखो, जैसे इंदिरा गांधी ने रिचर्ड निक्सन को कहा था। इंदिरा गांधी ने हर्षवर्धन जी, जल्दी से छोटा सा इस पर कमेंट, फिर मैं अभय जी के पास जाऊंगा। छोटा सा कमेंट, अभय जी के पास जाना है। सिर्फ 2 लाइन अंजना जी। आशुतोष जी उत्तेजना में तथ्य भूल जाते हैं। अभी जिस सांसद की, जिस सेनेटर की एयरफोर्स 1 के दरवाजे पे ट्रंप का शौक है खड़ा होकर बोलना, और अभी जो डेटा आया है, आज तक के पास भी वो डेटा है, मैंने यहां भी देखा है, हर खबर में देखा है, नवंबर का आप रशियन ऑयल इंपोर्ट का डेटा आप उठाकर देख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा हमारी सरकार जवाब कैसे देती है। मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है
कि आप प्राइम मिनिस्टर पे हमला कीजिए, लेकिन जब आप देश की नीति को इस तरह में से कटघरे में खड़ा करते हैं और चुनिंदा वाक्यों को उठाकर खड़ा करते हैं तो मुझे दिक्कत होती है। ये विदेश से जो चीजें सीख कर लोग आते हैं वो खतरनाक। जी अभय जी अंजना जी, जीवन पर्यंत सावरकर जी नफरत करते थे आरएसएस से, जीवन पर्यंत सावरकर जी नफरत करते थे जनसंघ से, जिंदा थे तब तक जनसंघ, एक आर्टिकल लिखे वीर सावरकर ने कई जनसंघ आरएसएस के खिलाफ। एक मिनट सुनिए ना, सरदार पटेल आपके नेता थे, सरदार पटेल के खिलाफ पुस्तक निकालते थे, उसका जवाब नहीं दिया, आज भी बिकती है। कहिए ना इस एचवी शेषाद्री की किताब पर प्रतिबंध लगाएंगे। नरेंद्र मोदी पूर्णकालिक होते हुए वहां से बेचा करते थे। आपने चचा से नफरत तो की, लेकिन फूफा मोदी जी से पूछिए ना, 5 काम तो गिना दीजिए उनके। अंग्रेजों की भी आप चाटुकारिता करने में लग गए, अंग्रेजों के युग के काम गिनाए। मैंने तो बताया, पंडित नेहरू से लेकर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी तक अधिकार संपन्न भारत का निर्माण हमने किया था। आप भारत के नागरिकों के अधिकार छीन रहे हैं। आप क्या लेकर आए? 3 काले कानून, क्रूर कृषि के खिलाफ, जमीन छीनने के काले कानून लेकर आए, नोटबंदी का काला कानून लेकर आए, इलेक्टरल बॉन्ड का भीषणतम भ्रष्टाचार का कानून लेकर आए। इस देश में आपने आम नागरिकों के अधिकार छीनने के कानून लाए। 5 काम नहीं गिना सके मोदी जी के, इसीलिए तो वो प्रतिशोध ले रहे हैं। इतिहास साक्षी है, आपका कोई नेता, एक नेता थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, जो आपके बुनियाद के पत्थर थे। फरवरी 2848 को सरदार पटेल ने लिखा कि तुम्हारे लोग मेरी और पंडित नेहरू की हत्या करने के लिए घूम रहे हैं। यह पत्र श्यामा प्रसाद मुखर्जी को लिखा। क्या इतिहास से प्रतिशोध लेते हैं? मुसलमान मुसलमान मुसलमान। जिसने पाकिस्तान का प्रस्ताव पढ़ा, फजलुल हक, 23 मार्च 1940, उस फजलुल हक के साथ श्यामा प्रसाद जी ने सरकार बनाई। और प्रधानमंत्री मोदी चिट्ठी लिखते हैं इमरान खान को कि 23 मार्च 1940 के पाकिस्तान के स्थापना दिवस पर आपको शुभकामनाएं। वहां पर जयशंकर जी, हमारे जो विदेश मंत्री हैं, शाहबाज शरीफ के बाद भारत में आतंकी हमले के बाद डिनर पार्टी करते हैं। अभी जब गए वो बांग्लादेश, तब भी पाकिस्तान के एक नेता से उसने कहा कि मुझसे आगे होकर हाथ मिलाने आए। बड़ी बात कर रहे थे भारत की वैभवशाली और गौरवशाली इतिहास की। आज की बात कीजिए ना, चीन भारत की भूमि में घुसा हुआ है, रोज चुनौती दे रहा है हमको, लेकिन इनमें साहस नहीं है कि चीन के खिलाफ एक शब्द जवाब दीजिए सुधांशु जी। और उन्होंने शुरुआत इस बात से की थी कि आपके सारे जो नेता हैं, नायक हैं, वो आयातित हैं, आपके नहीं है। बताना चाहता हूं, देखिए बौद्धिक बौखलाहट कहां तक पहुंचती है कि आशुतोष जी ने वीर सावरकर को सेकुलर बताया और अभय दुबे जी ने उनको एंटी आरएसएस बता दिया। मतलब आज आपकी डिबेट अभूतपूर्व है अंजना जी। मतलब कोई अपनी बात को साबित करने के लिए कहां कहां जाता है, कैसे कैसे जाता है। तो मैं एक लाइन में बता देना चाहता हूं, सुनिए अभय दुबे जी, आपने कहा कि अंग्रेजों के साथ गद्दारी, हम आशुतोष जी चैलेंज करके बताते हैं। 4 मार्च 1931 को गांधी इरविन पैक्ट के बाद 15 अगस्त 1947 तक, विद एन एक्सेप्शन ऑफ 1942, एक आंदोलन किया हो कांग्रेस ने तो बताइए। आई चैलेंज, 31 से 47 तक 16 साल में एक आंदोलन नहीं। और आपने बहुत सही कहा, कोई कांग्रेस का राष्ट्रीय अध्यक्ष स्तर का नेता न फांसी चढ़ा, न अंग्रेजों की गोली से मारा गया, न काला पानी हुआ, न लाला लाजपत राय की तरह उसको डंडे पड़े। और सुनिए, बस एक लाला लाजपत राय को छोड़ के, भाई देखिए बीच में मत चिल्लाइए, अच्छी बहस हो रही है, समझ में आ रहा है भाई साहब, समझ में आ रहा है। अंग्रेजों के साथ शपथ लेने वाले जवाहरलाल नेहरू जी, अरे माउंटबेटन के साथ अभी कोई जाके नेट पे चेक कर ले, छुट्टियां मनाने वाले, शिमला में हंसते हुए छुट्टियां मनाते हुए मई 1948 में। इसलिए मैं कह रहा हूं ना, जो लाठी खाए, ना गोली खाए, ना काला पानी गए, ना फांसी चढ़े, उन्हीं को सारा क्रेडिट मिल गया। जिसे एक लाइन में कहना चाहूंगा कि नौरंगिए सियासते दौरा तो देखिए कि मंजिल मिली उन्हीं को जो शरीके सफर न थे। और अभय दुबे जी, आपने कहा 5 काम गिना दे मोदी जी सरकार के, सुनिए कान खोल के। हम चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था बने, चौथे बड़े स्टॉक एक्सचेंज बने, तीसरे बड़े ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर बने हैं, दूसरे बड़े मोबाइल हैंडसेट के मैन्युफैक्चरर बने हैं, और हम डिजिटल ट्रांजैक्शन में दुनिया के नंबर 1 के देश बने हैं। और इस समय वर्ल्ड के ऑल फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी में 8.5% की ग्रोथ रेट के साथ नंबर 1 के हैं। आपके जमाने में कहा जाता था इंडिया कंट्रीब्यूशन टू द वर्ल्ड इज 0, 0 एंड 0। आज आईएमएफ की चीफ क्रिस्टिना जॉर्जिया कहती है इंडिया इज द ग्रोथ इंजन ऑफ द ग्लोबल ग्रोथ विद 15% कंट्रीब्यूशन। और भाई को सुनना हो तो बता दो। ठीक है, आशुतोष जी बहुत देर से हाथ उठाया। आशुतोष जी, छोटा सा कमेंट जल्दी से। आज आपने सावरकर को सेक्युलर बोला है, अब तो आपके खूब आज वीडियो वायरल होने वाला, आपने पूरा इंतजाम किया। वायरल होने दीजिए ना, मैं कोई डरता तो हूं नहीं।
आरएसएस के बारे में सावरकर ने क्या कहा है, मैं सुना देता हूं। कल कम्युनल बोलिएगा ना बैठ के, तब 2 विंडो बनेगा। उन्होंने, सावरकर ने ये कहा आरएसएस के बारे में, पैदा होता है, शाखा में जाता है, जिंदगी में कुछ हासिल नहीं करता और मर जाता है, ये सावरकर ने कहा। खैर दूसरी बात छोड़ दी, मैं फिर लिखा उन्होंने। हाँ, मैं फिर कहता हूं, अरे भाई एक बार तो सुधांशु जी चाचा ट्रंप पे बोल दे, एक बार बोल दे, मैं कुछ नहीं कह रहा, एक बार चाचा ट्रंप पे बोल दे। और चैलेंज कर रहे हैं नरेंद्र मोदी चाचा ट्रंप को। अभय जी ने भी बोला था कि इसी बात से ध्यान हटाने के लिए ये बहस आज छेड़ी गई है। बोलिए भाई, आप इतनी डिबेट पूरी खत्म हो गई, एक बार सुधांशु जी बोल दीजिए चाचा ट्रंप पे। अरे भाई सुनो, 2018 से अपमान कर रहे हैं चाचा ट्रंप। अरे भैया काहे भड़बड़ा रहे हैं आशुतोष जी, अब ढंग से बात करिए। चाचा ट्रंप को जो जवाब है वो ये है कि रशियन ऑयल हम उतना ही इंपोर्ट कर रहे हैं आज भी। और सुनिए, चाचा ट्रंप को जवाब यह है कि चाचा पुतिन को बुलाकर भारत में बात कर ली, और उसके बाद भी चाचा ट्रंप कह रहे हैं कि मोदी बहुत बढ़िया आदमी है। भाई सुनिए ना कान खोल के। और इंदिरा गांधी के बारे में 71 में, भाई साहब मित्रोकेन्स आर्काइव KGB इन द वर्ल्ड पार्ट 2 पढ़ लीजिए कि इंदिरा गांधी ने 1971 में जो किया, 93,000 फौजी दिए, 50 जिक्र करते हैं और अपना सिंध पे कैप्चर किया हुआ वेस्टर्न फ्रंट सारा छोड़ दिया। अब मैं पूछना चाहता हूं लोगों के लिए, एक लाइन सर बीच में मत बोलिए अपने मिनटन पे, मैं लाखों दर्शकों से कहता हूं, अगर 7th फ्लीट भेजने वाला अमेरिका ने चंद दिनों के अंदर, फर्जी क्या नहीं, सुनिए परेशान क्या हो रहे सर, फर्जी किताब है, चंद दिनों में बांग्लादेश को मान्यता कैसे दे दी, इसके लिए CIA और KGB के आर्काइव्स पढ़िए। भारत सरकार उस समय कम्युनिस्टों के प्रभाव में KGB की कठपुतली बनी हुई थी। और ये मैं कोट करके बोल रहा हूं मेरे भाई, और इसीलिए चाचा ट्रंप पे भी जवाब देता हूं। अब सुनिए आपने टर्न, सर बीच में मत बोलिए, आप तो बीच में नहीं बोलते थे। अब अमेरिका के दबाव का उदाहरण देता हूं। नटवर सिंह जो कि विदेश मंत्री रहे मनमोहन सिंह सरकार के, उन्होंने अपनी किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ में लिखा है कि एक पार्टी में मुझे बुलाया गया, सोनिया जी ने बुला के कहा कि हम आपको विदेश मंत्रालय नहीं दे सकते, मेरे ऊपर बड़ा दबाव है और अमेरिका का दबाव है। अरे भैया, चाचा ट्रंप को जवाब चाचा पुतिन है और आपका जवाब मैंने आपके ही विदेश मंत्री की जबानी दे दिया है। आशुतोष जी एकदम छोटे-छोटे कमेंट्स करेंगे, बुद्धि विलास के द्वारा उसको ढकने का जवाब में कहा कि अभी राष्ट्रपति पुतिन आए थे, इंडिया आए थे और पूरे विश्व ने देखा, तो ऑब्वियसली ट्रंप भी देख रहे थे क्या हो रहा है। एक तो चाचा फूफा आप लोग बाहर रखिए, बहस में क्या कर रहे हैं, मतलब इतने सीरियस इशू पर भी चाचा फूफा कुछ भी, मतलब हर्ष जी जल्दी से। जवाब नहीं दिया उन्होंने चाचा ट्रंप पे, एक शब्द जवाब नहीं दिया। नहीं, मुझे लगता है कि इसका जवाब किसी भी राष्ट्राध्यक्ष के बारे में आप किसी स्पोक्स पर्सन से, अगर वो सत्ताधारी पार्टी का है, तो जवाब देने की परंपरा तो मुझे नहीं लगता कभी रही। आशुतोष जी नई परंपरा डालना चाहते हैं, बात अलग है, लेकिन एक लाइन, इंदिरा गांधी ने आपातकाल लगाया तो इस देश के विपक्षी नेताओं ने इस देश की जनता लोग को लेकर लड़ाई लड़ी। जर्मनी, स्विट्जरलैंड, वियतनाम, थाईलैंड, जाने कौन कौन से द्वीप जाकर विदेशियों की साजिश से सरकार पलटने की कोशिश की। अबे जी सिर्फ एक लाइन का टाइम है, सुधांशु जी एक लाइन में जवाब देना होगा। अबे जी एक लाइन। हाँ, एक लाइन। जब पुतिन भारत आए थे ना, तो पूछेगा क्रेमलिन नोट में क्या साइन करके आए। उन्होंने कहा कि साउथ ईस्ट एशिया में सबसे मजबूत हमारा साथी पाकिस्तान है। आप पूछिएगा एक बार, वही साहस कर पाए। और कौन ले रहा है? सुधांशु जी जल्दी से, सिर्फ एक लाइन का जवाब। ये कहां से, बस ये कहां से लेके आते हैं अभय दुबे जी, जरा बता दिए। मैं एक लाइन में कहना चाहता हूं। अरे भाई सुनिए आशुतोष जी, चाचा ट्रंप ने तो कहा मोदी इज ए ग्रेट मैन, पॉलिसी उसने अपने हिसाब से रखी, हम भी अपनी पॉलिसी अपने हिसाब से रख रहे हैं, हम क्यों टिप्पणी करें। वक्त इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ हल्ला बोल में जुड़ने के लिए। बहस बहुत दिलचस्प हो रही थी, लेकिन समय इतने की इजाजत देता है। और सोमनाथ मंदिर का मुद्दा एक बार फिर से सियासी रंग कैसे ले रहा आपने देखा। आज तक देश का सर्वश्रेष्ठ न्यूज चैनल